अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने सेल टैक्स रूल्स डिस्कस कर रहे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, आपने वर्ड सुना होगा कि कोई भी बंदा जो है वो अपनी पोजीशन से सस्पेंड हो सकता है। वक्ती तौर पे उसको उसकी जो डेजिग्नेशन दी जाती है अगर वो ख़त्म करती जाए तो वो सस्पेंड हो जाता है। तो इसी तरह सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी किसी बंदे की सस्पेंड की जा सकती है, उसको वक्ती तौर पे ख़त्म किया जा सकता है। और ब्लैक लिस्ट करने का मतलब है कि हमेशा हमेशा के लिए उसको ब्लैक लिस्ट कर देना कि ये बंदा इसने कोई ऐसी एक्टिविटी की है या ऐसी एक्टिविटी में इंगेज रहा है कि ये एक्टिविटी जो है वो काबिल कबूल नहीं है, सो उसके नाम को ब्लैक लिस्ट कर देना। तो रजिस्ट्रेशन आपकी ब्लैक लिस्ट भी हो सकती है और सस्पेंड भी हो सकती है। सेल टैक्स में आपकी रजिस्ट्रेशन कब सस्पेंड होगी, कब ब्लैक लिस्ट होगी, इस चीज़ को हम डिस्कस करने। वेयर द कमिश्नर और बोर्ड, कमिश्नर या एफपीआर, इनको अगर लगे कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है, ठीक है, वो सस्पेंडेड होना चाहिए या ब्लैक लिस्ट होना चाहिए, फॉर इंश्योरिंग दैट द LTUs एंड RTOs फॉलो अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। अगर कमिश्नर ने या बोर्ड ने ये सोचा है कि एक बंदे को, रजिस्टर पर्सन को उन्होंने सस्पेंड करना है या ब्लैक लिस्ट करना है, तो वो इसको यकीनी कैसे बनाएंगे कि उन्होंने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी को फॉलो करना है। ये पॉलिसी सारे LTUs और RTUs को फॉलो करना पड़ती है। ठीक है, इस पॉलिसी के तहत सस्पेंशन या ब्लैक लिस्टिंग होती है। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले सस्पेंशन की बात करते हैं। अगर किसी बंदे की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होनी है तो उससे रिलेटेड रूल्स में क्या लिखा हुआ है। वेयर कमिश्नर इज सेटिस्फाइड, ठीक है, जहाँ पे कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाए दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज इशूड फेक इनवाइसिस, अवेट टैक्स या कमिटेड टैक्स फ्रॉड, registration may be suspended through the system without prior notice, ठीक है, पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी। अगर कमिश्नर को इस बात का यकीन हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए इस बात से कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसने कोई फेक इनवाइसेस इशू किए हैं या उसने टैक्स चोरी किया है या उसने कोई फ्रॉड कमिट किया है जो कि टैक्स से रिलेटेड था, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू। जो इनका प्रॉपर एक सिस्टम है एफपीआर की वेबसाइट वगैरह पे, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। और ये सस्पेंड करने से पहले कोई प्रायर नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फर्दर इंक्वायरी को पेंडिंग किया जा सकता है कि इसके ऊपर फर्दर अभी इंक्वायरी होगी। द बेसिस में इंक्लूड, अब इसकी बेसिस क्या बनेगी कि किसी बंदे ने फेक इनवाइस दी है या वेट किया है टैक्स को या टैक्स फ्रॉड किया है, तो इसकी बेसिस ये होंगी कि अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एट द गिवन एड्रेस, ठीक है, उसने रजिस्टर करवाते हुए अपने आप को जो एड्रेस दिया था कि ये मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस है, अगर वो वहाँ पे दस्तयाब नहीं है वो बंदा, इसका मतलब है कि उसने फेक एड्रेस दिया था, एक्चुअल में शायद वो बिजनेस कर ही ना रहा हो, कोई टैक्स फ्रॉड करने के लिए उसने अपने आप को एक ऐसे ही रजिस्टर एड्रेस दिखा के रजिस्टर करवा लिया था। अगर वो वहाँ पे नहीं मिलता, इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कमिश्नर साहब कि उन्होंने कोई फेक इनवाइसेस इशू की हैं या वेट किया है टैक्स या कोई फ्रॉड किया उन्होंने टैक्स से रिलेटेड। या अगर वो रिफ्यूज़ कर दे, ठीक है, एक्सेस टू बिजनेस प्रेमिसेस, टैक्स का कोई ऑफिशियल पर्सन जो है वो उसके बिजनेस प्रेमिसेस पे जाना चाहता है और वो मना कर दे कि मैं इजाज़त नहीं दूंगा, उसको अंदर घुसने ना दे, तो इसकी बेस के ऊपर भी ये अखज़ किया जा सकता है। या वो रिफ्यूज़ कर दे, कोई रिकॉर्ड उससे मांगा गया है इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से और वो रिफ्यूज़ कर दे कि मैंने वो प्रोवाइड नहीं करना, है। या एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल बने उसका। एक होता है नॉर्मल टैक्स प्रोफाइल के रूटीन के अंदर वो किस तरह की सेल कर रहा है, उसको कितना टैक्स देना पड़ रहा है। एक होता है एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल, जो एक जो है ना नॉर्मल रूटीन से हट के उसका टैक्स प्रोफाइल बन रहा हो, जैसे कि टेकिंग एक्सेसिव इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स, वो बहुत ज़्यादा इनपुट के एडजस्टमेंट ले रहा हो, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा हो लगातार,
या अचानक से इंक्रीज हो जाए उसका टर्नओवर, तो यहाँ पे शक बनता है कि भाई एकदम से इसका प्रोफाइल ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। इसके पास हिस्ट्री में देखें तो ये बहुत ज़्यादा इनपुट की एडजस्टमेंट ले रहा है, लगातार कैरी फॉरवर्ड करता जा रहा है, या एकदम से इसका टर्नओवर बढ़ गया है, तो ये एबनॉर्मल प्रोफाइल बन जाएगा। तो ये कुछ बुनियादें हैं जिसकी बेस के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो सब्सटेंशियल परचेज या सेल कर रहा हो फ्रॉम टू ब्लैक लिस्टेड और सस्पेंडेड पर्सन, कोई और बंदा जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया है कमीशन या एफपीआर की तरफ से, या सस्पेंड किया गया है, और ये बंदा बहुत मेजर, ठीक है, अपनी मेजर परचेज या सेल उस बंदे के साथ कर रहा है, ठीक है, ये भी एक बेस बन सकती है। या नॉन फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न, या ये रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा, तो इसकी भी इस बुनियाद के ऊपर भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। या ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिश्नर ऑफ एनी अदर जुरिडिक्शन, या किसी और जुरिडिक्शन, जैसे कि कोई कराची का कमिश्नर जो है वो लाहौर वाले को रिकमेंड करे कि यार आपके एरिया के, आपके जुरिडिक्शन के अंदर ये बंदा है, ये हमें लग रहा है कि ये कोई टैक्स का फ्रॉड कर रहा है, टैक्स अवेट कर रहा है, या ये जो है वो तीसरा पॉइंट क्या था, या ये कोई फेक इन्वाइसेस इशू कर रहा है, तो उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर भी ये किया जा सकता है। या एनी अदर रीज़न टू बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन। इसके अलावा अगर कोई और कमिश्नर को रीज़न लगती है जिसकी बेस के ऊपर वो सस्पेंड करना चाहे, तो इस बेस पे भी कर सकता है। अच्छा, द रिटन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल बी गिवन, गिव द रीज़न ऑफ फॉर सस्पेंशन। अच्छा, प्रायर नोटिस नहीं दिया जा रहा, सस्पेंड करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा कि हम आपको सस्पेंड करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, विदाउट प्रायर नोटिस, सस्पेंशन से पहले कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा, लेकिन सस्पेंड करने के बाद एक रिटन ऑर्डर दिया जाएगा कि भाई हमने तुम्हें सस्पेंड कर दिया है, उसके ऊपर रीज़न रखी जाएगी कि क्यों सस्पेंड किया है। ऑर्डर शैल बी सेंड टू द रजिस्टर पर्सन, ये ऑर्डर जो है वो रजिस्टर पर्सन को सेंड कर दिया जाएगा, साथ ही साथ एलटीओ और आरटीओ को भी सबको सेंड कर दिया जाएगा, और एफबीआर का जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके ऊपर भी लगा दिया जाएगा ताकि इंफॉर्मेशन रहे। इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट फाइल सेल टैक्स रिटर्न फॉर 6 कंसेक्टिव मंथ, लगातार 6 महीने अगर एक बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है और वो फाइल नहीं करता रिटर्न, ही शैल बी सस्पेंडेड थ्रू द सिस्टम विदाउट नोटिस, तो वो बगैर नोटिस के उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है। इन केस वेयर द बायर सप्लायर ऑफ सस्पेंडेड पर्सन, ठीक है, ऐसे केसेस जहाँ पे कोई उस सस्पेंडेड पर्सन का बायर या सप्लायर बिलोंग करता है किसी और एलटीयू या आरटीओ से, एंड दे आर टू बी सस्पेंडेड एज वेल, तो भाई उनको भी सस्पेंड किया जा सकता है। उसके बाद कमिश्नर शैल इन्फॉर्म दी चीफ कमिश्नर, जो कमिश्नर है वो अपने से हायर अथॉरिटी पे जो चीफ कमिश्नर बैठा है उसको इन्फॉर्म करेगा ताकि वो इनिशिएट कर सके कार्रवाई फॉर सस्पेंशन एंड ब्लैक लिस्टिंग ऑफ दैम। ये एक बंदा है, इसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी गई है, इसके जो बायर, इससे जो सॉरी इसके जो सप्लायर हैं या इसके जो सेलर्स हैं जिनसे ये चीज़ें खरीदता है वो, और इससे जो चीज़ें खरीद रहे हैं इसके बायर्स, इनको भी सस्पेंड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कोई टैक्स फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है या फेक इन्वाइसेस दे रहा है, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं ये भी इसके साथ शामिल हो सकते हैं, तो इनको भी सस्पेंड किया जा सकता है। नो इनपुट टैक्स रिफंड शैल बी एडमिजिबल टू सस्पेंडेड पर्सन। अच्छा, जब ये सस्पेंड हो जाएगा तो इसको इनपुट रिफंड भी नहीं मिलेगा कोई। सिमिलरली नो इनपुट टैक्स रिफंड शैल बी अलाउड टू द बायर ऑन द सेल इनवाइसेस इशूड बाय हिम, और ना जो इससे चीज़ें खरीदने वाले हैं उनको कुछ मिलेगा क्योंकि उन्होंने इस बंदे से चीज़ें खरीदी, उनको भी इनपुट का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वेदर इशूड प्रायर और आफ्टर सच सस्पेंड, चाहे ये वाला बंदा कहे कि सर ये तो आज सस्पेंड हुआ है ना बंदा, मैं तो इससे पहले की खरीद रहा हूँ या सस्पेंड होने के बाद की खरीद रहा हूँ, इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर ये बंदा सस्पेंड हो गया तो हो सकता है बायर की भी जो इनपुट रिफंड्स हैं उनको भी एडमिसिबल कर दिया जाए, चाहे वो इसने सस्पेंड होने से पहले से चीज़ें खरीदी हो या बाद में खरीदी या ड्यूरिंग द सस्पेंशन खरीदी हो। The commissioner shall, within 7 days of order of suspension, issue a show cause notice to registered person to afford an opportunity of being hearing within the 15 days of issuance of notice, clearly indicating that he will be blacklisted if। अच्छा, कमिश्नर क्या करेगा, 7 दिन के अंदर अंदर सस्पेंशन के ऑर्डर इशू करने के बाद एक उसको खत लिखेगा। देखें, उसने सस्पेंड करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया, प्रायर नोटिस कोई नहीं दिया, सस्पेंड कर दिया, उसके बाद उसने इन्फॉर्म कर दिया कि तुम सस्पेंड हो गए हो। सस्पेंड होने के 7 दिन के अंदर अंदर उसको
एक शो कास्ट नोटिस दिएगा कमिश्नर, ठीक है। उसमें वो कहेगा कि भाई हमें रीज़न बताओ कि तुम रजिस्टर पर्सन थे, तुम्हें हम एक मौका दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर हमें रीज़न बताओ कि भाई तुमने ये फ्रॉड क्यों किया, या सेल इनवाइसेस तुम्हारी फेक क्यों है, ठीक है, या टैक्स अवेट क्यों किया है। अच्छा, इसके अंदर वो साथ साथ क्लियरली लिखेगा कि भाई अगर तुमने ना तसल्ली बख्श जवाब दिया तो हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट भी कर देंगे। इसका मतलब है कि ब्लैक लिस्ट करना तो ज़्यादा बुरा काम है, ठीक है। ब्लैक लिस्ट हो गया तो फिर इसका नाम बदनाम हो जाएगा, तो ब्लैक लिस्ट करना बुरा काम है। और सस्पेंशन जो है वो वक्ती तौर पे सस्पेंड होता है। आपको सस्पेंड करने के बाद आपको एक मौका दिया जाता है कि हम आपको ब्लैक लिस्ट भी कर देंगे अगर आपने कोई अच्छी कॉज ना बताई कि क्यों आपने किया है, ठीक है। ये वही पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई उसके बायर और सेलर भी सस्पेंड। यहाँ पे देखें, ये लास्ट पॉइंट कहाँ पे हमने ख़त्म किया है कि इशुएंस ऑफ नोटिस क्लियरली इंडिकेटिंग दैट ही विल बी ब्लैक लिस्ट। इसको 7 दिन के अंदर अंदर जो है सस्पेंशन के शोकास नोटिस दिया जा रहा है कि आप 15 दिनों के अंदर अपना जवाब दो, हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे अगर देर इज़ नो रिस्पॉन्स टू दी नोटिस। अगर आपने हमारे नोटिस का जवाब ना दिया, ही हैज़ नॉट प्रोवाइडेड रिक्वायर्ड रिकॉर्ड, आपने कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड ना किया, ही हैज़ नॉट अलाउड द एक्सेस, आपने हमें एक्सेस ना दी अपने बिजनेस रिकॉर्ड या प्रीमिसेस की, एनी अदर रीज़न स्पेसिफाइड बाय द कमिश्नर। अब उसको ये रीजंस बताई जा रही हैं कि भाई तुम सस्पेंड हो चुके हो लेकिन हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे अगर तुमने इनमें से कोई हरकत की। इन केस नोटिस इज नॉट इशूड विद इन द 7 days, द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, द ऑर्डर शैल बी बिकम वाइड एब इशू। अच्छा, एक बंदे को अगर कमिश्नर ने जो है वो सस्पेंड कर दिया है और उसके 7 दिनों के अंदर अंदर ये वाला नोटिस ना भेजा कि भाई हमें शो कास रीज़न दो, हमें रीज़न्स बताओ कि तुमने ये क्यों किया है, अदरवाइज़ हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे अगर तुमने ये हरकत की, ये वाला नोटिस अगर उसको ना दिया 7 दिन के अंदर अंदर, तो फिर समझा जाएगा उसकी जो सस्पेंशन है वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब फिर कमिश्नर शायद ये समझ रहा है कि भाई सस्पेंड हो गया था, ठीक है, हमें मज़ीद उससे कुछ नहीं करना। इसका मतलब है उसकी सस्पेंशन का जो ऑर्डर है वो वाइड हो जाएगा, वो जो है वो काबिल अमल नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इफ़ सस्पेंडेड पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल एट गिवन एड्रेस, जो एड्रेस उसने दिया उसके ऊपर सस्पेंडेड पर्सन नहीं मिल रहा, द नोटिस में बी अफेक्ट्स ऑन द मेन नोटिस बोर्ड ऑफ द LTO और RTO। जो उसने एड्रेस दिया हुआ था उसके ऊपर भेज रहे हैं वो नोटिस वगैरह, शोकास का नोटिस भी भेजा है लेकिन वो बंदा ही नहीं मिल रहा। फिर क्या कर दिया जाएगा, फिर कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए ना जो मेन नोटिस बोर्ड होगा, जो RTO के ऑफिस हैं, FPR के या LTO के ऑफिस हैं, इनका कोई मेन नोटिस बोर्ड होगा, उस पर बस लगा दिया जाएगा, इनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। अच्छा, अगर जवाब आ जाए ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू दी नोटिस, ठीक है, एंड आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड, अगर उसने रिप्लाई कर दिया नोटिस का और उसको मौका दे दिया गया उसकी बात सुनने का, इफ़ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड ही मे रिवोक द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, और उसका जवाब अगर तसल्ली बख्श है तो वो हो सकता है सस्पेंशन ख़त्म कर दे। अब आ जाती है ब्लैक लिस्टिंग के ऊपर। इफ़ द ऑफेंस इज कंफर्म, उसने जवाब दिया या उसने जवाब नहीं दिया और उसका जुर्म साबित हो गया, कमिश्नर शैल इशू एन अपीलेबल सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर फॉर ब्लैक लिस्टिंग। अगर उसका जुर्म साबित हो गया तो कमिश्नर एक ऐसा ऑर्डर करने जा रहा है जो कि सेल्फ स्पीकिंग होगा, जिस पे हर चीज़ बताई गई होगी, लेकिन उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती, ठीक है। उसमें कहा जाएगा कि तुम ब्लैक लिस्ट हो गए, एंड शेल स्टार्ट लीगल पैनल एक्शन, उसके अगेंस्ट लीगल पैनल एक्शन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शेल कॉन्टेन, जो ऑर्डर होगा ना ब्लैक लिस्टिंग का, उसके अंदर क्या क्या शामिल होगा। अब ऑर्डर करने जा रहा है कमिश्नर के भाई हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, तो ऑर्डर में रीज़न बताई जाएगी कि क्यों ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है, टाइम पीरियड बताया जाएगा फॉर विच रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ ब्लैक लिस्टेड पर्सन और हिज बायर शेल बी इनएडमिसिबल, वो दौरानिया बताया जाएगा जिसके अंदर रिफंड और इनपुट का जो है ना, इनपुट का जो रिफंड है वो ब्लैक लिस्टेड पर्सन को या उसके ख़रीदारों का एडमिजिबल हो जाएगा कि वो आप नहीं ले सकते, कितने अर्से तक नहीं ले सकते। एनी टैक्स टू बी पेड और पेनल्टीज टू बी इम्पोज, ये भी बताया जाएगा कि तुम ब्लैक लिस्ट हो चुके हो, तुमने इतना टैक्स देना है और ये पेनल्टीज देनी है अगर उसने देनी है तो। द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल बी इशूड विद इन 90 days ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ हेयरिंग, अदरवाइज इट विल बिकम वाइड एब इन इशू। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा कि भाई उसको जब वो सस्पेंड उसकी हो जाएगी तो उसको एक शोकास नोटिस देना है, ठीक है।
शोकास नोटिस के बाद उस शोकास नोटिस में उसको बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी कि उसको सुन लिया जाए। वो नोटिस देने के बाद ऑर्डर होना है ब्लैक लिस्ट करने का, वो 90 दिनों के अंदर अंदर। अगर 90 दिनों के अंदर वो ऑर्डर नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उसने हो सकता है कमिश्नर को अपना जवाब दिया और कमिश्नर मुत्तमिन हो गया हो। इसका मतलब है कि उसने अगर शोकास नोटिस का रिप्लाई कर दिया और फर्दर ऑर्डर नहीं आया ब्लैक लिस्ट करने का, तो ख़त्म हो जाएगी कहानी। ब्लैक लिस्ट वाली जो पहले उसको आया है वो वाइड एबिनिशियो समझा जाएगा, अब वो ब्लैक लिस्ट नहीं होगा। जो भी कॉपीज होंगी ऑर्डर की, ब्लैक लिस्टिंग के ऑर्डर की, शेल बी सेंड टू रजिस्टर पर्सन, उनको रजिस्टर पर्सन को भेजा जाएगा। ऑल दी LTOs एंड RTOs, ठीक है, जो भी उससे रेलिवेंट LTO है या RTO उसको दिया जाएगा, FPR के कंप्यूटर सिस्टम पे लगा दिया जाएगा। ईच LTO RTO शेल सर्कुलेट लिस्ट टू देयर रिफंड एंड ऑडिट सेक्शंस। ठीक है, अब जितने भी RTO या LTO हैं वो अपने मातहत जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि रिफंड वाला उनका एक डिपार्टमेंट होगा या ऑडिट वाला डिपार्टमेंट होगा, उसको भी वो सर्कुलेट कर देंगे कि भाई ये बंदा जो है वो ब्लैक लिस्ट हो गया इस बंदे ने कोई जुर्म किया है। All LTOs RTOs shall circulate copies of the order along with the list of invoices issued by the blacklisted person to all officer of Inland Revenue in whose jurisdiction their buyers are। देखो, एक बंदे के ऊपर जुर्म साबित हो गया, देखिए इस बंदे के ऊपर जुर्म साबित हो गया, इससे जो बंदा चीज़ें खरीद रहा है ना, अब उसकी बारी है भाई। अगर इसने कोई गुनाह किया है तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होगा। अब इसके अगेंस्ट तो कार्रवाई होगी, इसको तो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अब ये लोग जो इसके बायर्स हैं, ये किस किस LTO और RTOs में हैं, उनको भी सर्कुलेट किया जाएगा लिस्ट के साथ कि भाई ये बंदा जो है हमने इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, इसने ये इन्वाइसेस इस बंदे को भेजे हैं जो आपकी ड्यूरिडिक्शन में है, तो ये देख लें, इनको भी हो सकता है ब्लैक लिस्ट करना पड़े। अच्छा, अब जिस जिस ऑफिसर को वो लिस्ट मिलेगी, कैल इशू शो कास्ट नोटिस, ठीक है, टू रजिस्टर पर्सन बायर्स को, वो अब जिन जिन बंदों ने उससे चीज़ें खरीदी होंगी उन सबको वो शो कास्ट नोटिस भेजना शुरू कर देगा और साथ उनको बताएगा कि भाई इनपुट आपने जो क्लेम किया उसको हम रिजेक्ट करने जा रहे हैं। ऑन सेल इनवाइसेस ऑफ ब्लैक लिस्टेड पर्सन, आपने जो ब्लैक लिस्टेड पर्सन से जितनी भी चीज़ें खरीदी थी उसके ऊपर जितना भी इनपुट बनता जा रहा था उसको हम जो है वो रिजेक्ट करने जा रहे हैं। एंड फर्दर डिसाइड दैट द मैटर थ्रू अ सेल्फ स्पीकिंग एप्लीकेबल नोटिस ऑर्डर, और ये ऑर्डर एक दिया जाएगा जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। वो सेल्फ स्पीकिंग होगा, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होगा ताकि पढ़ने वाले को खुद ही समझ आ जाए। सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग का अगर हम जो है वो ट्री देखें तो इस तरीके से होगा कि पहले ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन होगा, से एक बंदे को 1 मार्च 2019 को ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मिला है। इस ऑर्डर के बाद शो कास्ट नोटिस अगर तो नहीं रिसीव हुआ 8 मार्च तक, ठीक है, 7 दिनों के अंदर अंदर, तो सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो वाइड समझा जाएगा। अगर शोकास नोटिस इशू कर दिया गया है तो टैक्स पेयर ने रिस्पॉन्ड करना है 15 दिनों के अंदर अंदर। अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो उसको फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अगर उसने रिप्लाई कर दिया और वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री था तो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन हो सकता है ख़त्म कर दिया जाए। अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो ऑफेंस कंफर्म हो जाएगी कि भाई इसने सेटिस्फाई नहीं किया कमिश्नर को, तो इसने कोई ना कोई जुर्म किया है। अगर ये ऑफेंस कंफर्म हो जाए तो ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर इशू करना है 90 दिनों के अंदर अंदर, और फिर ये ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। अगर ये 90 दिनों के अंदर इशू नहीं होता तो फिर ये ब्लैक लिस्टिंग का जो नोटिस था ये भी वाइट समझा जाएगा। अच्छा, फाइलिंग ऑफ रिटर्न के ऊपर आते हैं। जो सेल टैक्स रिटर्न है उससे रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं कि वो कैसे फाइल होती है। रिटर्न फॉर पर्सन ऑपरेटिंग इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है, किसी भी बंदे की रिटर्न जो ऑपरेट कर रहा है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। वेयर अ पर्सन ऑपरेट इन डिफरेंट सेक्टर्स where different dates of filing returns have been prescribed in Sale Tax Act or Federal Excise Act, he shall file a single return for all sectors by the due date applicable to his major activity। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि एक बंदा ना डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर काम कर रहा हो, वो शुगर सेक्टर के अंदर भी, शुगर इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर रहा है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर काम कर रहा है। अच्छा, उन सेक्टर्स के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो है वो डिफरेंट है। देखें, एक सेक्टर पे हो सकता है सेल टैक्स एक्ट लग रहा हो, एक के ऊपर फेडरल एक्साइज एक्ट लग रहा हो, तो हो सकता है इनकी रिटर्न फाइल करने की डिफरेंट जो है वो डेट्स हों। हमने ये भी पढ़ रखा है कि सेल टैक्स रिटर्न हो सकता है कमिश्नर आपको कहे कि भाई आप मंथली के बजाय क्वार्टरली दो, ठीक है, तो डिफरेंट डेट्स हो सकती हैं। अगर ऐसा है कि डिफरेंट डेट्स हैं तो फिर उसने एक अकेली रिटर्न फाइल करनी है सारे सेक्टर से रिलेटेड।
और ड्यू डेट क्या होगी, ड्यू डेट देखी जाएगी जहाँ पे उसकी जिस सेक्टर में उसकी मेजर एक्टिविटी है उसकी जो ड्यू डेट है वही सारे सेक्टर्स के ऊपर लगा दी जाएगी। अब है फाइलिंग ऑफ एनुअल सेल टैक्स रिटर्न। हमने ये भी पढ़ा था कि बंदों से हो सकता है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर सेल टैक्स मांगी जाए, हो सकता है मंथली बेसिस पे मांगी जाए। साथ साथ क्वार्टरली बेसिस के साथ साथ एनुअल सेल टैक्स रिटर्न भी मांगी जा सकती है, मंथली सेल टैक्स रिटर्न के साथ साथ एनुअल सेल टैक्स भी मांगी जा सकती है। सो एनुअल सेल टैक्स जो है वो भी आपको फाइल करने का कहा जा सकता है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन विच इज़ अ प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो या तो प्राइवेट है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसने क्या करना है, शेल फाइल एनुअल सेल टैक्स रिटर्न। इसने एनुअली भी सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बाय 30 सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जैसे 30 जून को उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, तो जैसे इनकम टैक्स की हम 30 सितंबर तक करते हैं ना इंडिविजुअल के हिसाब से, इसी तरह उसने इस टाइम के अंदर अंदर जो है वो अपनी सालाना सेल टैक्स रिटर्न भी जमा करवानी है। अच्छा, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न। आजकल के दौर में मैनुअली सेल टैक्स रिटर्न जमा नहीं होती। एफपीआर का एफपीआर की अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे सारा सेल टैक्स का फॉर्मेट पड़ा, वहाँ से ही आप जो है सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। और इस तरह की जो वेबसाइट के थ्रू रिटर्न फाइलिंग होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न। द रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन दी वेब, ठीक है, यानी वेबसाइट और एनी मैग्नेटिक मीडिया या कंप्यूटर रीडेबल मीडिया यानी यूएसबीज वगैरह के थ्रू। देखो, या तो आप वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो या यूएसबी सीडी प्लेयर या इस तरह की चीज़ों के थ्रू आप जो है रिटर्न जमा करवाना चाह रहे हो, ये शैल बी कंसिडर्ड एज रिटर्न, इसको भी रिटर्न ही समझा जाएगा। एंड द बोर्ड में मेक रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग eligibility of data of such return and e-intermediaries who will digitize data and transmit return electronically under their digital signature। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग करने की भी आपको इजाज़त है। इसके रिलेटेड जो है वो बोर्ड जो है वो डिफरेंट रूल्स बना सकता है कि कौन सा डाटा एलिजिबल समझा जाएगा रिटर्न के लिए। या अगर आपके ई इंटीमीडियरीज हैं, यानी कि आपने कोई वकील रखा हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा हुआ है, आपका कोई टैक्स कंसल्टेंट है जो एक दरमियान वाली पार्टी बन के आपके रिटर्न जमा करवा रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसका डिजिटल सिग्नेचर के साथ अगर आपकी रिटर्न फाइल होती है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। Every registered person required to file return or statement shall file them electronically in manner specified in the board। ठीक है, जिसके ऊपर भी ये रिक्वायरमेंट है, वो रजिस्टर बंदा है और उसने रिटर्न फाइल करनी है या कोई स्टेटमेंट फाइल करनी है इलेक्ट्रॉनिकली, वो उसी मैनर में करेगा जिस तरह का बोर्ड ने बताया हुआ है। A registered person filing return electronically shall pay sale tax in any of the designated branches of नेशनल बैंक ऑफ पंजाब। ठीक है, इनकी जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं इनके ऊपर वो अपना टैक्स जमा करवाएगा ऑन द प्रिस्क्राइब पेमेंट चलान। चलान इनका पहले से प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि इस चलान के ऊपर आपने जमा करवाना है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, या वो क्या करता है ऑनलाइन अपने कार्ड के थ्रू या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी वो अपना टैक्स सेल टैक्स का जो बन रहा है वो जमा करवा सकता है। इन केसेस वेयर ड्यू डेट और इज़ 15th ऑफ द मंथ। ठीक है, हमने पढ़ा है कि अगर आपका से जनवरी का महीना है तो आपने रिटर्न कब तक जमा करवानी है, 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी फेब के 15 तक जमा करवानी है। अब ज़रा इसको थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपकी ड्यू डेट 15 बन रही है अगले महीने की, द टैक्स शैल बी डिपॉजिटेड बाय 15, तो आपने बेसिकली टैक्स 15 तक जमा करवाना है। अच्छा, जब आप बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हो ना, जमा करवाते हो, तो उसको एक आधा दिन लगता है प्रोसेस होने में। तो रिटर्न जमा जो आपने करवानी है वो 18 तक करवानी है उसी महीने की। तब 15 तक आपको कहा गया कि टैक्स जमा करवा दो, उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर 18 तक जो है ना वो आपने रिटर्न भी साथ जमा करवा देनी। अच्छा, अब आ रहा है हमारे पास क्रेडिट डेबिट नोट। ये हमने सेल टैक्स एक्ट के अंदर भी थोड़ा बहुत डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में पढ़ा था, तो अब ज़रा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, इस केस के अंदर ना हमसे एक पार्टी लेते हैं डोलन्स जो कि सेलर है और होंडा जो है वो बायर है। अच्छा, डोलन्स ने जब चीज़ें बेची होंगी होंडा को, डोलन्स ने से कि एसी बेचा है होंडा को और ये क्रेडिट के ऊपर बेचा है, तो वो किस तरीके से अपनी अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे होंगे। डोलन्स ने क्योंकि बेचा है तो उसने अपनी सेल को क्रेडिट किया होगा और डेटर को डेबिट किया होगा। अच्छा, होंडा ने अपनी परचेज को डेबिट किया होगा और क्रेडिटर को क्रेडिट किया होगा। अच्छा, अब जो सेलर है डोलन्स, इसने सेल इनवाइस इशू की होगी और यही इनवाइस जब होंडा के पास पहुंची होगी तो उसके लिए ये इनवाइस क्या बन गई, परचेज इनवाइस। अच्छा, अगर अब इस केस में होंडा रिटर्न कर दे गुड्स डोलर्स को, तो अब क्या वो एंट्री कर रहे होंगे।
डोलर्स जो कि सेलर है वो कहेगा कि मेरी गुड जो रिटर्न हुई है उससे सेल रिटर्न डेबिट हो गई, और डेटर जिससे मैंने पैसे लेने थे वो एसेट कम हो गया, वो क्रेडिट हो गया। और होंडा जो कि बायर है वो कहेगा मेरा क्रेडिटर जो है वो डेबिट हो गया और परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट हो गई। इस सूरत में हमने अकाउंटिंग के अंदर क्या पढ़ा था कि जो सेलर है क्योंकि वो डेटर को अब क्रेडिट कर रहा है तो वो एक क्रेडिट नोट इशू करेगा, और जो बायर है क्योंकि वो क्रेडिटर को अब डेबिट कर रहा है तो वो एक डेबिट नोट इशू। ठीक है, तो ज़रा आप इसको पढ़ते हैं। डोलन्स ने सेल की होंडा को, इसने इशू की होगी सेल इनवाइस, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन यानी रजिस्टर्ड सेलर सेल द गुड्स टू रजिस्टर्ड बायर। ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है। अगर इसने कुछ चीज़ें बेची हैं होंडा को, तो ये जो सेलर है यानी डोलन्स, इसकी जिम्मेदारी है कि इसने इशू करनी है सेल इनवाइस। ये बर्डन किसके ऊपर डाला जा रहा है डॉक्यूमेंट इशू करने का? सेलर के ऊपर, अगर उसने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है। अच्छा, व्हेन अ रजिस्टर्ड बायर यानी कि होंडा, इसने रिटर्न कर दी गुड्स टू रजिस्टर्ड सेलर, यानी इसने रिटर्न कर दी गुड्स इसको, ठीक है, रिटर्न होगी गुड्स। द बायर, रजिस्टर्ड पर्सन जो बायर है होंडा, इसने इशू करना है डेबिट नोट। अब जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दी गई है? बायर के ऊपर। अब इधर समझिएगा, अगर बायर सेलर दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है तो सेल करते हुए सेलर ने सेल इनवाइस इशू करनी है, ये उसके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है। और अगर सेलर और बायर दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है और बायर ने रिटर्न कर दी गुड्स, तो अब बायर के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई कि तुमने डेबिट नोट इशू करना है। ठीक है? अच्छा, अगर डॉलर्स ने सेल की किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, से अली को, तो इसने सेल कर दी होगी। व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन सेल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड बायर, द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू इशू सेल इनवाइस। तो अब भी इसकी जिम्मेदारी है रजिस्टर्ड पर्सन की कि इसने सेल इनवाइस इशू करनी है। अच्छा, अब अगर अली ने रिटर्न कर दी गुड्स वापस डॉलर्स को, अली तो अनरजिस्टर्ड है, अब किसकी जिम्मेदारी है? व्हेन एन अनरजिस्टर्ड बायर रिटर्न द गुड्स टू रजिस्टर्ड सेलर, द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू इशू द क्रेडिट नोट। अब इसके ऊपर जिम्मेदारी डालेगी कि तुमने क्रेडिट नोट इशू करना है। जहाँ पे रजिस्टर्ड बायर वापस कर रहा हो चीज़ें तो उसने डेबिट नोट इशू करना है, जहाँ पे अनरजिस्टर्ड बायर जो है वो वापस कर रहा हो चीज़ें तो सेलर ने क्रेडिट नोट इशू। इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। का मतलब क्या है कि अगर डॉलर्स ने गुड्स जो थी वो होंडा को बेची और होंडा ने वो रिटर्न कर दी, तो टैक्स के मुताबिक किसके ऊपर जिम्मेदारी बन रही है? उसने जो है वो बायर के ऊपर जिम्मेदारी डाली है सेल टैक्स के रूल ने, भाई आपने डेबिट नोट इशू करना है। अच्छा, अगर डॉलर्स ने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से फ़हीम को बेची और फ़हीम ने चीज़ें वापस कर दी, तो अब सेल टैक्स रूल ने किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली है? सेलर के ऊपर कि तुमने क्रेडिट नोट इशू करना। दोनों केसेस में गुड्स रिटर्न हो रही हैं, बस एक में जो बायर था वो रजिस्टर था और इस केस में अनरजिस्टर्ड था। जिसमें रजिस्टर होगा उसमें बायर के ऊपर जिम्मेदारी है उसने डेबिट नोट इशू करना है, और अनरजिस्टर्ड के केस में सेलर के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसने क्रेडिट नोट इशू करना है। आगे चलते हैं। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि से डॉलर्स जो है इसने होंडा को जो है वो सेल की। अच्छा, अब होंडा को सेल करने के बाद जाहिर सी बात है इसके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि इसने सेल इनवाइस इशू कर। तो इसने सेल की 100 रुपये की चीज़ें इसके पास पहुंची, बाद में डोनर्स को याद आया कि यार ये सेल एक्चुअल में 100 की नहीं थी, ये तो 120 की थी, हमने गलती से 100 की इनवाइस कर दी। अब सेल मज़ीद बढ़ानी है, ठीक है, डोनर्स ने। तो होंडा को वो कहेंगे भाई गलती से इनवाइस कम चली गई, आपने चीज़ें महंगे वाली खरीदी हैं, 120 की आपने चीज़ें। इस केस में क्या होगा? व्हेन लेटर ऑन इफ सेल प्राइस इज इंक्रीज, बेसिकली हुआ क्या, 100 से सेल प्राइस अब 120 पे आ गई है। द सेलर विल इशू अ डेबिट नोट टू द बायर। अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ें रिटर्न नहीं हो रही, ठीक है, तो अब सेलर डेबिट नोट इशू कर रहा है। देखें, जब उसने पहली दफ़ा सेल की तो उसने क्या एंट्री की होगी? सेल क्रेडिट की, इसके बारे में हम बात करें। इसने सेल क्रेडिट की होगी, डेटर डेबिट किया होगा। अब सेल मज़ीद इंक्रीज़ हुई है तो इसने मज़ीद जितने से इंक्रीज़ हुई है उससे सेल क्रेडिट की होगी, से इस केस में जैसे 20 से मज़ीद इंक्रीज़ हो रही है और डेबिटर को मज़ीद जो है वो डेबिट किया होगा 20 से, सो ये डेबिट नोट इशू करेगा कि भाई मैंने तुम्हें मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ पे भी से हम अली की जगह पे होंडा ही लिखते हैं। अगर ऐसा हो कि इसने सेल इनवाइस इशू की और वो सेल इनवाइस 100 की कर दी, बाद में पता चला कि यार गलती से महंगी चीज़ें दे दी हैं इसको, इनवाइस ज़्यादा चली गई है, एक्चुअल में 80 की चीज़ें थी, अब डिक्रीज़ हो रही है सेल प्राइस। इस केस में क्या होना है? व्हेन लेटर ऑन
इफ़ दी सेल प्राइस इज डिक्रीज, अब यहाँ पे एक केस हो रहा है, देखिए इसमें सिर्फ अभी तक जितने केस पड़े थे उसमें एक के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही थी। अगर एक सेल हो पहले और बाद में उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो अब दोनों पे जिम्मेदारी आने लगी। सेलर ने अब क्या इशू करना है, क्रेडिट नोट, और साथ साथ बायर ने अब क्या इशू करना है, डेबिट नोट। ठीक है, तो जब सेल की प्राइस डिक्रीज हो तो फिर दोनों के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है कि इसने क्रेडिट नोट इशू करना है, इसने डेबिट नोट इशू करना है। ठीक है, या नीचे होंडा ही लिखेगा आप। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि डोनल्स ने सेल की थी गुड्स, लेटर ऑन इंक्रीज होगी सेल प्राइस, तो इस केस में डेबिट नोट इशू कर देगा कौन, डोनल्स। ठीक है, डोनल्स ने बेची थी, इसने मजीद डेटर को डेबिट किया और सेल को क्रेडिट किया, तो ये कहेगा मैंने तुम्हें मजीद डेबिट कर दिया, वो डेबिट नोट इशू कर। अच्छा, अगर बाद में प्राइस डिक्रीज होगी तो अब इसने डेटर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है, और इसने क्या किया, इसने क्रेडिटर को जो है वो डेबिट कर दिया है। तो अब दोनों ने, इसने क्रेडिट नोट इशू करना है, इसने डोलर्स ने क्रेडिट नोट इशू करना है, और जो होंडा है उसने डेबिट नोट इशू। तो चार सिनेरियोस बन के, ऑन सेल रिटर्न सेलर विल रिसीव डेबिट नोट। ठीक है, इफ़ बायर इज रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि इसने डेबिट नोट इशू किया और वो सेलर ने रिसीव कर लिया। ऑन सेल रिटर्न सेलर विल इशू क्रेडिट नोट इफ द बायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। ऑन इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ सेल सेलर विल इशू डेबिट नोट। ऑन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सेल seller will issue credit note, in response buyer will issue debit note. कैंसलेशन और रिटर्न ऑफ सप्लाई, ये जो अभी हमने सारी चीज़ें आपस में डिस्कस की हैं, अब इसकी ज़रा हम रूल की वर्डिंग पढ़ लेते हैं। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ मेड अ सप्लाई, ठीक है, यानी डोनर्स ने होंडा को सप्लाई की, एंड सच सप्लाई और पार्ट देयर ऑफ वाज कैंसल और रिटर्न, उसमें से कुछ सप्लाई कैंसिल होगी या रिटर्न होगी, द बायर शैल इशू अ डेबिट नोट इन डुप्लीकेट, वो दो बनाएगा डेबिट नोट, एक वो दे देगा सेलर को और एक अपने पास रख लेगा। ये जो डेबिट नोट वो बना रहा है बायर, इसके ऊपर क्या क्या उसने लिखना है, इसके ऊपर लिखना है क्वांटिटी रिटर्न और कैंसिल, जितनी क्वांटिटी उसने रिटर्न की है या कैंसिल किया है ये लिखेगा। इट्स वैल्यू ऑन बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई शोन इन टैक्स इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, यानी कि सेलर। ठीक है, वो वैल्यू लिखेगा जो वैल्यू ऑफ सप्लाई शोन थी टैक्स इनवॉइस के ऊपर, उस हिसाब से कि इतनी चीज़ें वापस की हैं। उसके बाद वो लिखेगा अमाउंट ऑफ रिलेटेड सेल टैक्स, के इसके ऊपर सेल टैक्स कितना बनता था, और साथ साथ वो क्या लिखेगा, नेम नेशनल टैक्स नंबर ऑफ बायर। ठीक है, नेम नेशनल टैक्स नंबर ऑफ सप्लायर। ठीक है, नेम डेट एंड ओरिजिनल सेल टैक्स इनवाइस, नंबर डेट और ओरिजिनल सेल टैक्स इनवाइस ये लिखेगा। फिर रीज़न लिखेगा कि क्यों ये डेबिट नोट इशू हुआ है, कि भाई रिटर्न होगी या कैंसिल होगी। फिर इसको सिग्नेचर कर देगा और अपनी स्टैंप लगा देगा, यानी सील कर देगा ऑथराइज पर्सन जो इशू कर रहा होगा नोट। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ डेबिट नोट शैल बी केप्ट टू दी सप्लायर, वो बना के बायर जो है वो ओरिजिनल कॉपी जो होगा डेबिट नोट की वो सेंड कर देगा सप्लायर को, और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लेगा। इफ़ दी सप्लाई इज़ बीइंग रिटर्न कैंसल बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर सप्लायर ने इशू करना है क्रेडिट नोट। ठीक है, और सेम सारी चीज़ें वो यही रखेगा, एक अपने पास कॉपी रख लेगा, ओरिजिनल उसको दे देगा। ठीक है, से होंडा ने परचेज़ किया रेफ्रिजरेटर फ्रॉम डोलन्स, और उसने पे किया कि भाई 100 रुपये का ये है, साथ 18% सेल टैक्स है। होंडा लेटर ऑन रिटर्न द रेफ्रिजरेटर, उसने बाद में रिटर्न कर दिया। डोलेंस हैज़ मेड सेल टू होंडा एंड सच सेल इज़ रिटर्न, तो अब होंडा ने जो कि बायर था उसने डेबिट नोट इशू करना है, जिसके ऊपर वो लिखेगा कि भाई कितनी क्वांटिटी सी से, कि एक उसने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा था, टोटल कितने का था, 118 का, इंक्लूडिंग सेल टैक्स कितना था, 18 का। ठीक है, और उसके बाद वो क्या लिखेगा, नेम लिखेगा एनटीएन होंडा का भी, नेम एनटीएन डोलेंस का भी, ओरिजिनल कॉपी वो डेबिट नोट की अपने पास रख लेगा, और ओरिजिनल कॉपी वो सेंड कर देगा सेलर को, और डुप्लीकेट अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख देगा। अच्छा, उमर नुमान है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसने परचेज की थी। ठीक है, इफ़ सप्लाई इज रिटर्न, ठीक है, बाय उमर उस्मान जो कि अनरजिस्टर्ड, उमर नुमान जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, डोलस ने अब इसको क्रेडिट नोट इशू करना है। ठीक है, और से ये भी इसी तरह था, तो क्रेडिट नोट इशू करेगा, और वो क्या क्या लिखेगा वो आपको पता है। अब सिर्फ उसने क्रेडिटर सॉरी जो सेलर है उसने यही सारी चीज़ें लिखी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसमें या तो सेल प्राइस इंक्रीज हो रही होगी या सेल प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही होगी, जिसका मतलब है चेंज हो रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। वे फॉर एनी वैलिड रीज़न,
कोई भी वैलिड रीज़न की वजह से अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई या अमाउंट ऑफ टैक्स, सेल टैक्स जो है वो जो कि इनवाइस में मेंशन था वो इंक्रीज़ हो जाए, तो फिर क्या होगा, सेलर जो होगा वो इशू करेगा डेबिट नोट इन डुप्लीकेट। उसके ऊपर क्या चीज़ें लिखेगी, नेम, नेशनल, ये सेलर का, फिर नेम जो है एनटीएन जो है वो बायर का, फिर नंबर एंड डेट ऑफ ओरिजिनल सेल टैक्स इनवाइस, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सेल टैक्स जो है ओरिजिनल इनवाइस के ऊपर जो था, फिर रिवाइज वैल्यू और उसका सेल टैक्स, फिर डिफरेंस ऑफ वैल्यू एंड सेल टैक्स एडजस्टमेंट, ये सारा कुछ उसके ऊपर लिखा जाएगा। फिर रीज़न लिखी जाएगी क्यों ये रिवीजन हुई, फिर सिग्नेचर और सील कर देगा अथॉराइज पर्सन। फिर फॉर एनी वैलिड रीज़न वैल्यू ऑफ सप्लाई और अमाउंट ऑफ टैक्स इज डिक्रीज्ड, अब सप्लायर क्या करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा डुप्लीकेट में, और सेम इसी तरह जो है वो बायर क्या करेगा, ठीक है, वो डेबिट नोट इशू कर देगा इन रिस्पॉन्स ऑफ क्रेडिट नोट, ठीक, ताकि ये एक्नॉलेजमेंट समझी जाए कि उसको वो मिल गया है। ठीक है, इस केस के अंदर से कि होंडा ने परचेज़ किया रेफ्रिजरेटर डोलन से और उसने कितने पे करने थे, 100 प्लस सेल टैक्स 18 का। लेटर ऑन डोलन्स इन्फॉर्म दैट एक्चुअल प्राइस वाज 200, 100 नहीं था 200 थी, तो होंडा नीड टू पे फर्दर 100 प्लस 18 where any valid reason the value of sale mentioned in the invoice has increased, Dolan shall issue a debit note with the following particulars। तो उसके अंदर ये सारे वही particulars वो लिख के बताएगा, ये अब रिवाइज वैल्यू भी वो लिखेगा और डिफरेंस भी बताएगा। और अगर ये डिक्रीज हो तो उसके लिए ये करना है, आप ये एग्जांपल कर लीजिएगा, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये एग्जांपल भी आप देख लीजिएगा, हमने ये डिस्कस कर ली है। अब आता है हमारे पास पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टैक्स वेयर द बायर हैज़ रिटर्न और कैंसल अ सप्लाई, यानी जो हमने पहला केस पढ़ा जहाँ पे गुड्स रिटर्न हो जाएं या कैंसिल हो जाएं, और टैक्स फॉर सेल हैज़ बीन रिड्यूस या सेल टैक्स जो है वो कम हो जाए, बायर शैल नॉट बी इंटाइटेड टू क्लेम द इनपुट, क्योंकि अब उसने चीज़ें वापस कर दी हैं या कैंसिल कर दी हैं या सेल टैक्स अब कम हो गया है, तो अब उसको इनपुट तो नहीं मिलेगा। इट रेफर टू अ सिनेरियो वेयर द रिटर्न इज मेड एंड इन द सेम मंथ इन विच गुड्स आर परचेज्ड। ऐसा भी होता है कि से फेब का महीना है, फेब के महीने में आपने चीज़ें खरीदी और फेब के महीने में वो रिटर्न कर दी, तो अब आपको वो इनपुट नहीं मिलेगा। आपने खरीदी थी, उसके ऊपर इनपुट आपने पे किया होगा, जब आपने रिटर्न की तो वो ख़त्म हो गया, आपको वापस पैसे मिल गए। ये मार्च के अंदर ही आपने गुड्स परचेज़ की हैं और गुड्स रिटर्न भी कर दी हैं, तो बस अब आपको जो है वो मार्च के अंदर जो है वो इसका इनपुट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने गुड्स ही वापस कर। ये इसी तरह अगर आपने परचेज़ की थी 70 की, बाद में प्राइस रिड्यूस होगी तो इतने आपके पास नेट परचेजेज आ रही होगी 50 की, इसके ऊपर ही आपको इनपुट मिले, 30 के ऊपर नहीं मिलेगा। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे एक महीने के अंदर से फेब के अंदर उसने चीज़ें खरीदी, उसने इनपुट क्लेम कर लिया, जाके मार्च में उसने चीज़ें वापस की, अब यहाँ पे जब मार्च आया तो फेब के अंदर तो वो क्लेम कर चुका था, तो इस केस में क्या होना है, वेयर बायर हैज़ ऑलरेडी क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर परचेजेस, he shall reduce or increase input tax with the amount mentioned in the debit or credit note। ठीक है, अब क्योंकि वो यहाँ पे क्लेम कर चुका है, अगर तो उसने गुड्स रिटर्न की हैं या वैल्यू ऑफ सप्लाई कम हुई है तो फिर उसको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा अपना इनपुट, जो पहले वो एक्सेस क्लेम कर चुका है अब उसको कम करना पड़ेगा। या अगर क्रेडिट नोट है, ठीक है, या सॉरी डेबिट नोट अगर उसको मिला है यानी कि बढ़ गई है उसकी वैल्यू, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, मज़ीद ऐड करना पड़ेगा। तो अब उसको रिटर्न ऑफ द मंथ इन विच नोट वाज इशू, जिस महीने में नोट इशू है उसमें उसको जाके इसको एडजस्ट करने पड़े। से होंडा ने परचेज की गुड्स और रिकॉर्ड कर ली अपने पास परचेजेस अप्रैल के महीने में। ठीक है, इसका मतलब है होंडा ने क्या रिकॉर्ड किया होगा अपने पास, उसमें परचेजेस डेबिट की होंगी, क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट किया होगा। ठीक है, अच्छा, उसने परचेज डेबिट की होगी, साथ उसने इनपुट भी डेबिट किया होगा। ठीक है, से के 100 की परचेज थी, 18 का इनपुट था और उसने क्रेडिटर को 118 रुपये दिए। अब मई में जाके उसने वो गुड्स रिटर्न कर दी, ठीक है, और होंडा ने डेबिट नोट इशू कर दिया। अब होंडा को रिड्यूस करना पड़ेगा अपना इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे जो वो परचेजेस कर रहा होगा उसमें उसको एडजस्टमेंट करनी होगी, उसको यहाँ पे परचेजेस अपनी कम करनी होगी, या इनपुट जो उसने करना है इसको कम करना होगा और क्रेडिटर को भी कम करना होगा, ताकि ये एडजस्ट हो जाए जो उसने एक्सेस क्लेम किया हुआ है। अच्छा, अब है रिवीजन, अगर इस पूरे रूल की हम रिवीजन करें तो डेबिट नोट
विद इंक्रीज के केस में होंडा ने परचेज की थी 100 की गुड्स और रिकॉर्ड कर लिया था इनपुट। लेटर ऑन डोनस इंक्रीज दी प्राइस बाय 30। 100 की पहले उसने ख़रीदी थी चीज़ें और उसने इनपुट रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में डोलर्स ने कहा नहीं ये तो 130 की थी। अब डोलर्स क्या करेगा, डेबिट नोट इशू करेगा। होंडा विल इंक्रीज द इनपुट विद अमाउंट मेंशन इन डेबिट नोट। अब अगले महीने में वो इंक्रीज कर देगा अपनी प्राइस जितने से वो इंक्रीज हुई है, यानी कि अब वो अगले महीने में परचेज डालेगा फर्दर 30 रुपए की। ये एग्जाम्पल कर लीजिएगा। वेयर द सेलर हैज़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड द आउटपुट in the return for the supplies against the debit note was issued. Subsequently, he may increase or decrease the output by the amount mentioned in the debit note in the return period in which note was issued. If goods are returned by unregistered person, the adjustment referred above can be made on credit note issued by the supplier. तो सेम उसके लिए उसको भी अब इंक्रीज करनी पड़ेगी अपने आउटपुट या वो सारी चीज़ें। अब हम डॉलर्स की बात करते हैं। तो डॉलर्स ने जब सेल की, उसने सेल के ऊपर क्या किया होगा, सेल अपनी क्रेडिट कर दी होगी और डेटर अपना डेबिट कर दिया होगा। बाद में उसने 40 से इंक्रीज़ किया तो 40 से मज़ीद वो डेटर इंक्रीज़ करेगा और सेल मज़ीद वो क्रेडिट करेगा। ठीक है, आउटपुट उसका बढ़ जाएगा, उसको मज़ीद अब जमा करवाना पड़ेगा अगले महीने में। तो ये रिवीजन आप देख लीजिएगा इसमें। वेयर आउटपुट इज रिड्यूस और इनपुट इज इंक्रीज दी एडजस्टमेंट क्या। अब ये जो हमने कहा है कि इनपुट या आउटपुट, अगर ये आउटपुट रिड्यूस हो रहा हो, है यानी कि गुड्स रिटर्न हो रही हो, या इनपुट इंक्रीज हो रहा हो। इनपुट इंक्रीज कैसे हो सकता है कि मज़ीद आपने चीज़ों की प्राइस बढ़ गई या किसी वजह से वो इंक्रीज़ हो गया, तो फिर क्या होगा, ये आप जो एडजस्टमेंट कर सकते हो डेबिट क्रेडिट नोट की, ये आपको 180 दिनों के अंदर अंदर कर। लेकिन हो अगर कमिश्नर जो है अगर उसको रिक्वेस्ट की जाए तो वो मज़ीद जो है एक्सटेंड कर सकता है 180 दिन। देखो आप ज़रा बात समझिए, ये जो पिछला पॉइंट है। अच्छा, अगर आउटपुट डिक्रीज हो रही हो या इनपुट इंक्रीज हो रहा हो तो इन दोनों सूरतों में ना गवर्नमेंट को नुकसान है। आउटपुट डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि सेलर ने जो गवर्नमेंट को पैसे जमा करवाने थे अब वो कम हो गए, या इनपुट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो बायर ने एडजस्टमेंट लेनी है वो इंक्रीज हो गए, तो गवर्नमेंट को कम पैसे पहुंचेंगे। तो इन दोनों केसेस में ये नोट इशू किए जा सकते हैं विद इन 180 डेज। फिर अ कैंसिलेशन और रिटर्न सप्लाई इज सब्सिक्वेंटली सप्लाइड। अच्छा, बाद में आपने पहले गुड्स रिटर्न कर दी, बाद में वो दोबारा मिल गई, तो क्योंकि आप जब आपने वो रिटर्न की थी उस टाइम आपने सारी एडजस्टमेंट कर ली डेबिट क्रेडिट नोट की वजह से, तो अब जब दोबारा चीज़ें वो सप्लाई होंगी तो आपने उसको ऐसे ही लेना है जैसे पहली दफ़ा सेल हो रही है। फिर आप कैंसिल और रिटर्न सप्लाई सब्सिक्वेंटली, बाद में दोबारा सप्लाई हो गई, तो ओरिजिनल बायर और सम अदर पर्सन को, उसी बंदे को जिसने पहले ख़रीदी थी जिसने वापस की थी, उसको दोबारा जो है अब आपने बेच दी या किसी और बंदे को बेच दी। ठीक है, चाहे आपने उसको रिपेयर किया या विदाउट रिपेयर, तो सप्लाई शैल बी चार्ज टू सेल टैक्स इन नॉर्मल वे इन रिटर्न। ठीक है, जिसमें वो दोबारा सप्लाई है उसमें आप उसको नॉर्मल वे में करोगे, क्योंकि जब वो रिटर्न हुई थी उसकी एडजस्टमेंट आप उस पीरियड में कर चुके होगे जब वो रिटर्न हुई थे। जनवरी के महीने में सोल्ड हुई थी कस्टमर को और जनवरी के महीने में उसने रिटर्न कर दी। अब फरवरी में जाके वही चीज़ें दोबारा आपकी जो है वो बिक रही हैं, तो आपने इसको फेब की चुप करके जो है वो सेल ट्रीट कर लेना है, क्योंकि जनवरी के महीने में जब ये पहले बिकी थी बाद में रिटर्न हुई थी तो आपने यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट कर ली थी। फेब के महीने में आप ऐसे ही करोगे जैसे आपने नई सेल की है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि आपको गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय करनी पड़ सकती है। क्यों डिस्ट्रॉय करनी पड़ सकती हैं इसको ज़रा समझते हैं। वे गुड्स आर रिटर्न्ड, गुड्स जो हैं वो रिटर्न हुई हैं बायर की तरफ से बिकॉज दीज आर अनफिट फॉर कंजम्पशन। उसमें कोई मसला होगा, वो कंज्यूम होने के काबिल नहीं है। जैसे खाने पीने की चीज़ आपने कोई बेची, ठीक है, वो ख़राब हो चुकी थी तो वो वापस कर सकता है बायर। अब आपने क्या करना है, एंड आर टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द सप्लायर। अब सप्लायर ने उसको डिस्ट्रॉय करना है। वो ऐसी चीज़ें थी जो अनफिट थी यूज़ करने के लिए, ठीक है, और बायर ने वो वापस कर दी। अब सेलर का काम यह है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, द सप्लायर शेल डिस्ट्रॉय गुड्स आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर। वो ये डिस्ट्रॉय करेगा कमिश्नर की इजाज़त के बाद। ठीक
ठीक है। गुड्स विल बी डिस्ट्रॉयड अंडर द सुपरविजन ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, और ये इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिसर एक बंदा आएगा, उसके सामने आपने डिस्ट्रॉय करनी है, और उसका रैंक कम नहीं होना चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर से। द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस गुड्स डिस्ट्रॉयड शैल नॉट बी एडमिसिबल, ठीक है। अच्छा, अगर जो आपने इनपुट क्लेम किया हुआ था, जाहिर सी बात है आपने ये चीज़ें खरीदी किसी से, ठीक है। जब आपने खरीदी तो आपने इसके ऊपर इनपुट लिया, फिर जब आपने बेची तो आपने इसके ऊपर आउटपुट दिया होगा, लेकिन ये आउटपुट जो है ये वापस होने जा रहा है क्योंकि गुड्स आपके पास वापस आ गई थी। अब अगर आप ये इनपुट लेना चाहते हो तो आपको इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और एफपीआर वालों के सामने। तो अब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपका गुड्स के जो डिस्ट्रॉय कर दी हैं, शैल नॉट बी एडमिसिबल, इसकी इजाज़त नहीं होगी कि आप इसको इनपुट के तौर पे क्लेम कर सको। इफ़ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड इन अबव मैनर आउटपुट विल नॉट बी चार्ज, अब आपको उसके ऊपर आउटपुट टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि गुड्स वापस आकर डिस्ट्रॉय होगी। However, if the goods are not destroyed in the above manner, output tax will be paid through the own pocket। देखो आपने डॉलर्स ने बेची होंडा को चीज़ें, अब ये जब बिकी तो इसका आउटपुट टैक्स भी लिया होगा डॉलर्स ने इससे, कि उसको पे करना था, लेकिन होंडा ने इसको वापस कर दिया। अब देखा जाए तो होंडा ने तो वापस कर दिया, तो अब इसका आउटपुट टैक्स नहीं बनता, लेकिन डॉलर्स के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है अगर तो वो अनफिट थी कंजम्पशन के लिए, और डिस्ट्रॉय करने के बाद कमिश्नर को पहले परमिशन लेनी है, फिर डिस्ट्रॉय करना है, और साथ साथ जो अथराइज ऑफिसर होगा वो देखेगा कि आपने डिस्ट्रॉय की है कि नहीं की। अगर आपने ये डिस्ट्रॉय ना की तो फिर आपको पल्ले से ये देना पड़ेगा। होंडा ने तो चीज़ें वापस करके जो पैसे आपको दिए थे वो ले लेने हैं, लेकिन आपने अगर डिस्ट्रॉय नहीं किए जो पहले हमने पढ़ा है उसके मुताबिक, तो फिर आपको ये जेब से देने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। अपोर्शनमेंट वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि हम कैसे एक वैल्यू को अपोर्शन करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर ऑन सर्टेन बेसिस। डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट, हम ना जब ये क्वेश्चन करते हैं ना सेल टैक्स का, उसमें हम अपोर्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज़ खरीदी, उसके ऊपर आपने इनपुट दिया। अच्छा, जो आपने परचेज़ की ना, जिसके ऊपर आपने इनपुट दिया, उस परचेज़ से आपने कुछ टैक्सेबल गुड्स भी बनाई हों, कुछ हो सकता है ज़ीरो रेटेड गुड्स भी बनाई हों, कुछ हो सकता है एग्जेम्प्ट भी बनाई हो। एग्जेम्प्ट के ऊपर आपने जितना इनपुट दिया है ये तो डेड हो जाएगा, ज़ीरो रेटेड के ऊपर आपने जितना इनपुट दिया हुआ है ये आपको रिफंड हो जाएगा, और टैक्सेबल गुड्स के ऊपर जितना आपने इनपुट दिया है ये आपका एडजस्ट हो जाएगा, ये आप क्लेम कर सकते हो। तो इसलिए आपको इनपुट को अपोर्शन करना पड़ता है टैक्सेबल, ज़ीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट सप्लाईज के ऊपर। इनपुट टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेज, ठीक है। और अगर आपने इनपुट टैक्स पे किया है कोई रॉ मटेरियल परचेज करने पे, और वो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज बनाने के लिए काम आ रहा था, ठीक है, तो वो फिर उसके लिए एडमिसिबल होगा। अगर आपने इनपुट टैक्स पे किया है रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए और वो सिर्फ एग्जाम्प्ट सप्लाईज बनती थी, तो फिर ये सारे का सारा डेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनपुट टैक्स फॉर बोथ एग्जाम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाईज, तो अगर आपने इनपुट दिया है परचेज के ऊपर और उस परचेज से आपने टैक्सेबल गुड्स भी बनाई हैं और एग्जाम्प्ट भी बनाई हैं, तो फिर आपको पोर्शन करना पड़ेगा। पोर्शन कैसे करना है? रेजिडल इनपुट टैक्स ऑन जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज, ये जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं इसके ऊपर जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपको मिलना है, एडजस्टमेंट मिलनी है, उसका फार्मूला ये वाला होगा। वो कैसे है? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, यानी इसकी वैल्यू डिवाइड कर देना है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट, यानी इन सब की टोटल वैल्यू से, और मल्टीप्लाई कर देना है रेजिडल इनपुट। रेजिडल इनपुट ये वाला है जो ऐसा इनपुट हो जो उन परचेजेस के ऊपर दिया हो जिससे आप टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट दोनों बना रहे हो। रेजिडल इनपुट की डेफिनेशन हमने डेफिनेशन वाले पोर्शन में कवर किया था इसको सेल टैक्स में, इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो इसका समटाइम क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसमें और इसमें डिफरेंस बताएं, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखोगे, यहाँ पे आप ये वाला पॉइंट लिखोगे। An input tax claimed wrongfully because of इनकोरेक्ट सॉरी, अगर आपने इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया है गलती से, इनकोरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला, जो भी हमने पीछे पढ़ा फार्मूला, तो ये पनिशेबल एक्ट है, इसके ऊपर आपको सज़ा मिलेगी। मंथली एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स शैल बी ट्रीटेड एज प्रोविजनल, जो आप मंथली बेसिस के ऊपर इनपुट की ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, इसको वक्ती तौर पे समझा जाएगा।
एंड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेक अ फाइनल एडजस्टमेंट, और साल के बाद उसने एक फाइनल एडजस्टमेंट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज। तो ये आप अपोर्शन करते जा रहे हो ना, ये आप मंथली बेसिस पे जो कर रहे हो इसको प्रोविजनल समझा जाता है, वक्ती तौर पे आप कर रहे हो, साल के एंड पे आपने एक फुल फ्लैज करनी होती है अपोर्शन में। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है रेजिडुअल इनपुट और रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर फ़र्क बताएं। अच्छा, ये मंथली एडजस्टमेंट अंदाज़ा होती है, ठीक है, ये वक्ती तौर पे अंदाज़ा होता है, और साल के आखिर में आपने पूरे साल की फिगर्स को डाल के फाइनल एडजस्टमेंट करनी होती है। इनपुट जो है टायर्स के ऊपर जो कि परचेज़ किया था टोयोटा ने फॉर टैक्सेबल सेल इन कार इज़ अलाउड। अच्छा, अब हमने कहा कि अगर उसने टोयोटा ने कोई टायर्स परचेज़ किए थे और उससे टैक्सेबल सप्लाई की है यानी कार बेची है, तो इसके ऊपर टायर के ऊपर जो इनपुट है ये इसके लिए अलाउड है। अच्छा, इनपुट ऑफ पेजिस परचेज बाय ताज कुरान कंपनी है फॉर एग्जाम सप्लाई ऑफ कुरान, ये जो है नॉट अलाउड है। यानी कि अगर आपने पेजेस खरीदने पे इनपुट टैक्स पे किया है और जिससे आपने जो सप्लाई की है, से कुरान पाक की आपने सप्लाई की है, तो ये एग्जाम सेल है, तो इसके ऊपर जितना इनपुट था ये सारे का सारा डेड हो जाएगा। अच्छा, अब अगर होंडा जो है वो दोनों काम कर रहा हो, वो कारें भी बेच रहा हो, होली कुरान भी बेच रहा हो, तो अब उसकी टैक्सेबल सप्लाई भी है और एग्जाम्प्ट भी सप्लाई है, तो अब उसको अपोर्शन करना पड़ेगा। से उसकी सेल है 50 की टैक्सेबल और 30 की एग्जाम्प्ट, ठीक है, और उसने जो है वो इनपुट पे किया हुआ है हमसे, कि कहते हैं कि उसने जो इनपुट था उसका वो 20 रुपये का इनपुट था टोटल। इसको अब आपने 20 को अपोर्शन करना है टैक्सेबल में भी और सब इसके अंदर भी, एग्जाम्प्ट के अंदर। तो आपने से टैक्सेबल के लिए निकालना है तो 50 है, और नीचे आपने टोटल रख लेना है 80, और मल्टीप्लाई कर देना रेजिडुअल से, तो इसका जो टैक्सेबल गुड के ऊपर इनपुट बनता है वो 13, ये आपको एडजस्ट करने के लिए मिल जाएगा, रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, और जो एग्जाम्प्ट के ऊपर आपका इनपुट पे हुआ है ये डेड हो जाएगा। ये कॉमन इनपुट था। चलें, हमारा ये जो है वो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह एक जो है वो नेक्स्ट चैप्टर हम अगला स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।